बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुशामदीद। और हालात वही हैं, अदलिया की और इंतज़ामिया की महाजराई है। गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेशन उसने शुरू कर दिए हैं तजावज़ात के ख़िलाफ़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट जो है उस पर कोई बुलडोज़र वगैरह फेर दिया गया है। हमाद अज़हर साहब आए और इस्लामाबाद में नमूदार हुए और फिर वो गायब हो गए, पेशावर पहुंच गए बल्कि। तो कुछ मामलात अजीबो-गरीब किस्म के हैं। 30 मई को इमरान खान साहब का ऐलान है कि उनका मैच होगा। असल मौजू जो है वो है कि जुडिशरी, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी अच्छा खासा बोले हैं, ये सब कुछ चल क्या रहा है, तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज सईद चोई साहब ने खुसूसी शफ़क़त फरमाई है, हमारे साथ मेहमान हुए हैं। मेहमान क्या यहीं के हैं? यहीं के हैं, बिल्कुल नवाजिश की है जी। हाँ, लेकिन उनको ट्रीटमेंट हम मेहमानों वाली देते हैं। हमारे बड़े हैं तो उस तरह उनकी खातिर तवाज़ो करते हैं। कदम रंजा फरमाया, कदम रंजा फरमाया। सर ये जुडिशरी और जो इस्टेब्लिशमेंट कह लें आप, हुकूमत कह लें, ये क्या मामला है और आपको क्या लगता है कि ये बात जाके रुकेगी कहाँ पे? तुमने हर खेत में इंसानों के सर बोए हैं, अब ज़मीन खून उगलती है तो शिकवा कैसा? इमरान प्रोजेक्ट इमरान में हमने पाकिस्तान की रियासती और शहरी ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा छोड़ा तो नहीं। एकेडमिया से लेके सहाफ़त तक, जुडिशरी से लेके ब्यूरोक्रेसी तक, जहाँ ये काश्तकारी नहीं की गई, अब उसके नताइज सामने आ रहे हैं। जैसे मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि कुछ हिस्से रियासती आइनी वो मुतज़ब्ज़ब हैं प्रोजेक्ट इमरान को लपेटने में, और उन हिस्सों पे अगर काबू नहीं पाया जा रहा तो इसका मतलब ये है कि काबू पाने वालों में से भी कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जिनकी हमदर्दियाँ कहीं और हों। सही। सो ये आपको याद होगा मैंने अर्ज़ की थी कि ये फ्रेगमेंटेशन है। पहले सोसाइटी में होती है, सोसाइटी से जो है वो सारी गवर्नमेंट और रियासत जन्म लेती है ना, वो कोई खला से तो नहीं आते, इस सैयारे से तो नहीं आते कि मामला कहाँ जाएगा। मुझे इसके आसार कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि और हमारी मुश्किल ये है कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होते हुए हम किसी एक फ्रीक की हमायत नहीं कर सकते, क्योंकि गलतियाँ तो दोनों तरफ हैं, गलतियाँ तो दोनों तरफ हैं। अब बताया जाए कि ये जो शायर अहमद फरहाद है, क्या ये बलोच सेपरेटिस्ट है? सही। आपको याद है वो हमें भाई अनवारुल हक काकड़ साहब जो निगरान वज़ीर आला थे, अब पता नहीं सेनेटर, अब सेनेटर हैं, वज़ीर आज़म थे, निगरान वज़ीर आज़म थे, वो मिसिंग पर्सन के केस को बलोच सेपरेटिस्टों वाले चटाई में लपेट के पेश फरमाते थे। ये अहमद फरहाद जो है ये कौन सा सेपरेटिस्ट है? सीधी बात यह है कि जब हम एक बुरी रवायत कायम कर देते हैं और उस पर जवाबदही का सिस्टम जो है मौजूद नहीं। अभी वो मैं देख रहा था कियानी साहब वाला जो तहरीर हुक्मनामा है, कियानी साहब ही का है ना? जी जी। तो उसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि जवाबदही का तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। और मुझे वाक़तन ये मेरे लिए ये समझना दुश्वार है कि अगर एक इदारे का सरबराह बराह रास्त वज़ीर आज़म को जवाबदेह है तो उसी वज़ीर आज़म को तो जो है उठा के जो है हम अदालतों से घर वापस भेजते रहें, किसी को ख़त ना लिखने पे, किसी को तनख्वाह ना लेने पे, और वो जो जवाबदेह है उसके कहने पे, और जो जवाबदेह है उसके कहने पे। तो वही ये जो हमने जवाबदेही का और जवाब देने वाले का पूरा ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने एक ज़माने में एक साहब को जो फ़ौज के सरबराह थे वज़ीर दफ़ा बना दिया था। अब समझ नहीं आती थी कि वो सेक्रेटरी दफ़ा के मातहत हैं या बतौर वज़ीर सेक्रेटरी दफ़ा के बॉस हैं। यही मामला यहाँ पे हो रहे हैं। लेट्स होप
that sanity prevails. सही। लेट्स होप दैट, और क्योंकि हमने सियासी कुव्वतों में कोई ऐसी कुव्वत छोड़ी नहीं जिसके मुंह पे हमने कालक नहीं मली, जिसे हमने जो है वो समझ नहीं किया, जिस पे हमने कलंक के टीके नहीं लगाए। हर बंदा हमारे लिए चोर था सिवाय एक फरिश्ते के, हर बंदा हमारे लिए डाकू था। ये जो शर्ट भाई रिजवान ने पहनी है ये भी इन्होंने कौम को लूट के पहनी है, जो जूता मेरे भाई नूरुल्लाह ने पहना है ये भी इसने कौम को लूट के पहना है। तो जब वो माइंडसेट परमिएट कर गया है एक ऐसी सोसाइटी में जिसमें महरूमियाँ बाहर सूरत हैं, जिसमें लोग जो है वो अंडर एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, और एक मुट्ठी भर लोगों की तादाद को छोड़ के बाकी लोग जो है वो तो बुनियादी ज़रूरियात के मोहताज हैं, तो वहाँ पे गुस्सा नहीं फैलेगा। हमने उसको हवा दी, उन कोयलों को हमने हवा दी 15 साल। दैट इज़ नाउ कमिंग बैक टू बाइट अस। वो अब असल में वो जो चौधरी साहब को बाजवा साहब ने, साहब तरफ भेज रहा हूँ, एक जुमला भूल जाऊँगा। ठीक है। वो जो बाजवा साहब ने फरमाया था ना कि जी हम तो पीछे हट गए, लेकिन जिनको हमने ड्यूटियों पे लगाया था उनको पीछे हटाना हम भूल गए, उनको डीब्रीफ नहीं किया। डीब्रीफ नहीं किया। असल मसला ये है कि ये एक इत्तेहाद था ना, एक मिली भगत थी जुडिशरी की और जर्नलों की, हमारे सियासी निज़ाम सियासतदानों के खिलाफ। अब वो जर्नल कहते हैं जी हम उस इंजीनियरिंग से पीछे हट गए, अब वो जज साहब कहते हैं नहीं हम तो उधर खड़े हैं। चौधरी साहब ये लड़ाई है अंदर की बहुत ख़तरनाक। ये यार, लड़ाई ये जो कहाँ से शुरू की? लंदन प्लान था ना इनको गिराने के लिए 2014 में जो बना था, जिसमें ज़हीर इस्लाम साहब भी वहाँ थे और लिफ्ट में पकड़े गए थे सारे आते हुए। शुक्र है 2014 का जिक्र कर लिया, नहीं तो मैं अभी कसम लेता। नहीं, वो तो आपने जालसाजी की हुई है ना। सही भाई को अच्छा सॉरी, वो तो इमरान खान ने जालसाजी की है ना ताकि उसका असल लंदन प्लान छुपा रहे। अच्छा। और वैसे इमरान खान को मालूम भी नहीं होगा कि हालांकि हकीकी लंदन प्लान मैं बात करूंगा ये कट जाएगी, मतलब टेहरियान के हवाले को छुपाने के लिए इन्होंने वो दास्तानें घड़ी हैं वो वाली कट जाएगी। या सही था की बात। लेकिन मेरा मतलब है कि यार आप प्रोपेगेंडे में बहुत तेज हैं। अच्छा ठीक है। एक एक बात इमरान खान की मैं आपको बता दूंगा, वो उसके किस गुनाह को कवर करने के लिए आप लोगों ने अच्छा खैर ये होती रहेंगी बातें। वो लंदन प्लान जो है चौधरी शजाद भी थे, नवाज शरीफ उनका नाम नहीं ले रहे, परवेज लाई तक महदूद कर लेते हैं अपने आप को, क्योंकि वो अब उनके तहदी हैं। हालांकि वो भी मौजूद थे वहाँ, तारुल कादरी साहब भी थे, इमरान खान साहब भी, और फिर तय हुआ था और चौधरी सरवर साहब और टीवी चैनल्स पे बैठ के जो उसके बाद वज़ीर आला पंजाब बने थे अस्करी साहब, क्या नाम था? 14 को इन्होंने जाना था यहाँ से, 14 अगस्त को इन्होंने जाना था, और वो टीवी चैनल पे बैठ के उन्होंने कहा था कि 14 अगस्त को हुकूमत घर चली जाएगी। यानी ये सब कुछ पहले से तय था कि जब वहाँ जाएंगे एम्पायर उंगली खड़े करेगा, और अदलिया की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था कि ये जो प्लान है, और जो जुवेद हाशमी साहब बार बार कहते हैं वो और फिर जो एजाज चौधरी साहब जो थे साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने भी तो ये बात की। उन्होंने भी ये सारी बातें जो हैं वो की हुई हैं कि आप अदलिया की मावनत के बगैर या अदलिया की मदद बगैर या अदलिया को शामिल किए बगैर ये मुमकिन ही नहीं था। और उसके बाद उस अर्ज कर रहा हूँ, वो जो अमदाद सुमरो ने बात की है वही बात, उस वक्त जो इन्होंने जजेस लगाए और जूनियर जजेस थे उनको ऊपर लेके आए, जिनमें सबसे पहले मुनीब अख्तर साहब का नाम आता है, और भी जजेस बहुत सारे हैं जिनके नाम आते हैं। तो प्लान ये था इनका वही वाला कि 10 साल प्रोजेक्ट, 20 साल, और चुन चुन के इस तरह तैनातियाँ की गई सुप्रीम कोर्ट में कि जो वहाँ पहुँचेगा, यानी जो भी जिनके बारे में हम ख्याल, जिनको हम उर्फ़ आम में कहते रहे हैं कि उनकी बारी आएगी बतौर चीफ जस्टिस। और एक मज़े की बात, मुझे अभी आपने एक साहब का जिक्र किया, उन्होंने मुझे बताया, ज़ाहरा सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हुए हैं, उन्होंने कहा जनाब ये जो साकिब निसार साहब थे ना, ये बहुत गहरी चालें चला करते थे। अब तो अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं ना, सफाइयों वाला भी यही मैंने पूछना था कि अच्छा, आजकल सफाइयाँ दे रहे हैं। पहले वो वाली मैं बात मुकम्मल कर लूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ, लंबा ना हो जाए, कोई नहीं, दूसरी बारे में कर लूँ। आज आप इतने दिनों के बाद आए। अच्छा, वो उन्होंने बताया कि चुन चुन के उसने जो बेंच बनाए नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जो जिस किस्म के बेंच थे, या ऐसे मुकदमात जिनसे नवाज शरीफ मुतासर हो सकता था, बराह रास्त उसका मफाद वाबस्ता था, उनमें उसने वो तमाम लोग शामिल किए जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना था।
दिलदार साहब, बंदयाल साहब, मुनीब अख्तर, एजाज अल एहसन हर बेंच में शामिल होते थे और चुन के जानबूझ के दीदा दनिस्ता साकब निसार साहब इनको शामिल करते थे। और वजह क्या थी? वजह यह थी कि ज़ाती मुखासमत पैदा हो जाए इन लोगों की। यानी मुस्तकबिल में 10 साल प्लान के तहत अगर कोई मामला ऐसा आता है कि नवाज शरीफ को रिलीफ देने की बात कहीं, आईनी रस्ते तो मौजूद थे ना, कि ये एक ज़ाती मुखासमत का मामला बन जाए और ऐसे फैसले जो पहले दे चुके हों उनको रिवर्स कैसे करेंगे फिर वो? ये जानबूझ के किया गया। और दूसरी फिर वो जो लोग उस वक्त आए थे इस तरह, फिर वो रिज़ाइन भी दे के चले गए 2 बंदे, मुज़ाहर नकवी साहब और एजाज अल एहसन साहब, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जनाब वो तो चीफ जस्टिस बनना था। काजी साहब जिनके ने थोड़ी भी कटी है उन्होंने, वो तो नहीं नसे, क्योंकि वो हकते थी, सचते थी, अपने सचते डटे रहे, या दलीर थी। इनके पीछे कुछ था ना जो ये मैदान छोड़ के भागे हैं। और दूसरी बात जो साकिब निसार साहब वाली बात है, साकिब निसार साहब काफ़ी अरसे सफाइयाँ क्यों देते हैं? काफ़ी अरसे से ना थोड़ा सा वो शुरू में भी, पहले भी मैंने शायद एक दफ़ा बताया था कि एक वकील साहब जो थे वो एडवोकेट जनरल ऑफिस से उनका ताल्लुक था, वो मिलने के लिए गए तो वो ड्राइंग रूम में बिठा दिया, तो अंदर से आवाज़ें आ रही हैं बड़ी ना, गर्मी सर्दी, और साकिब साहब जो हैं वो अपने बच्चों से शायद कह रहे थे, सारा ड्राइंग रूम में सुन रहे होंगे, पीछे होंगे टीवी लॉन्च वगैरह में, कि जनाब ये मुझसे क्या करवा दिया तुम लोगों ने। वो कहते फिर वो आए उसी तरह गुस्से में, तो मैं खड़ा हो गया उनको देख के, तो उन्होंने कहा हाँ जी आए बैठे। कहते नहीं बस सर मैंने मिलने थे, सलाम ही करना था, मैं जा रहा हूँ। तो उसने फिर बताया कि अंदर ना ऐसे लग रहा था कि जैसे साकिब निसार का कोई ज़मीर जो है ना उसको झंझोड़ रहा है या वो परेशान है किसी बात पे। और अब मेरी पाकिस्तान बार कौंसिल के एक रुकन से चंद दिन पहले बात हुई, मैंने उनसे कहा कि यार ये साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा ने क्या जुल्म किया इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ। तो उन्होंने कहा यार सईद मैं तेने गल दसा, असी समझ रहे हैं कि जो साकिब निसार ते आसिफ सईद खोसा एक ने ते इन्हां दे अंदर बड़ी रिफ्ट हैगी, बड़ी लड़ाई आ, बड़े झगड़े ने, और साकिब निसार उन्हें पसंद नहीं करता आसिफ सईद खोसे ने। यानी वो मुझे ये तासर दिया उन्होंने मुझे कि जनाब वो मैं साकिब निसार से मिला हूँ तो साकिब निसार ये बातें कर रहे हैं। अब साकिब जब से नवाज शरीफ ने नाम लिया साकिब निसार साहब फिर एक्टिव हो गए हैं। पहले भी साकिब निसार साहब अपनी सफाइयाँ इंडायरेक्टली देते रहे हैं। हाँ। कि जनाब मैं नहीं हूँ, ये साकिब निसार या कौन है? साकिब निसार की बीवी ने मरियम नवाज शरीफ को भी जाके सफाई देने की कोशिश की है। अब वो उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान बार कौंसिल के एक रुकन का मैंने एक साहब का जिक्र किया, वो आजम अजीज तारड़ के बड़े करीब हैं, और आजम अजीज तारड़ और वो सारे जो हैं वो नवाज शरीफ के भी करीब हैं, कि मेरी जो बात है, मेरी जो सफाई है ये पहुंच जाए नवाज शरीफ तक। और फिर वो ऐसे सहाफ़ियों से मिल रहे हैं, बल्कि एक सहाफ़ी को, एक तो इनके दोस्त है शहजाद भट्ट, वो मिल के आए 1-2 दिन पहले, पता नहीं उनको बुलाया था, जो वो खुद गए थे, कुछ लोगों उन्होंने बुलाया है खुद, और बुला के कहा है कि जनाब नवाज शरीफ को घर भेजने में मेरा रत्ती बराबर भी हिस्सा नहीं। वो चाय पिलाने में बहुत खसीस आदमी है जिसका नाम साकिब निसार है। तो अगर वो बुला रहा है तो इसका मतलब वो बहुत कम फंस गए। अराइन है ना। अच्छा अच्छा वो खुद अराइन है, आपने तो अराइन है ना, मेरी बरादरी है। अच्छा वो अब वो उनको जो पूरी स्टोरीज ना, मेरा कोई किरदार नहीं है, और फिर आसिफ सईद खोसा के हवाले से भी बातें कि जब रात को 2:30 बजे मुझे फ़ोन आता है, वो कहते हैं, और वो जो बेंच है 5 रुकनी बेंच, उनमें से किसी का, और वो बेंच के वो साहब मुझे बताते हैं कि जनाब हमने ये अब इस वक्त तक बैठे हैं, मीटिंग चल रही है हमारी, तो तय हमने ये किया है 3-2 से फैसला आ रहा है, 2 बंदे जो फौरी तौर पर डायरेक्ट उनको नाहल कर देंगे, 3 बंदे जो JT की तरफ चले जाएंगे, जो भी एक नया बेंच बन जाएगा। तो मैंने पूछा कि फ़ैसला क्या फ़ैसला है? उनके फ़ैसला तो लिखे आया, ये साकिब साहब कह रहे हैं, साकिब साहब, यानी कि साकिब निसार ने तो ये कह दिया कि इसमें खोसे का भी कोई कसूर नहीं है, नहीं वालों का कसूर है ना, ये इस्तेमाल क्यों हो रहे थे उनके हाथों? मसला तो ये है, मैं मजबूर थी वो नहीं मजबूर मजबार वाली कोई बात नहीं। साकिब आसिफ सईद खोसा को अपने को गुस्से थे, वो मैंने शायद वो साकिब जब जी बेंच बना जिस दिन, उस दिन शामी साहब और बहुत सारे लोग ना बैठे हुए थे वहाँ शहबाज शरीफ के पास, जब 5 रुकनी बेंच बने पनामा वाला, तो उन्होंने कहा जरा कि 27 खैरा हो गया, 27 खैरा, शहबाज ने कहा 27 खैरा हो गया हूँ, यानी कि शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, सॉरी शहबाजा कहते हैं, उदो शहबाजा सी, चाचू कहते हैं। हाँ
सुनते वजीर आज़म है ना, उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहना पाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने क्या सत्य कह रहा हूँ मैं, इसलिए शहबाजा कहता कि वो उन्होंने सोच गलत सी ना उस टाइम, अंदाज़ा गलत हो गया उन्होंने। उन्होंने क्या बड़ा अच्छा तलक भाई दे दोनों भाइयों के नाल मेरे बड़ी जुट हैगा जिहड़ा दारा खोसा ते जिहड़े ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਆਸਫ ਸੈਦ ਖੋਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾएगी। और शाहद रफ़ी वाली गल मैं करना चाह रहा था, माफ़ कर दो ना। वो फिर उसने वो वाले बदले शदले जो भी किया उन्होंने किया। तो दूसरी बात उन्होंने की, दूसरी एक अहम बात तो शहबाज शरीफ की थी, सलाह नवाज शरीफ को दे दी। वो दोनों भाई थे यार, वो एक तिला भी नहीं रंगता से बेच दो दोनों भरावां दे, हाले तक भी यही सोचते हैं बता। अच्छा, वो जो और बात उन्होंने बताई ना, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो मेरी लेके फिर रहे ना ऑडियो, कह रहे हैं मेरे पास ऑडियो है, वो तो मेरी एक तकरीर है। और इस तकरीर पे मेरे पास जो उस वक्त DG ISI थे ना 2016 से 2018 तक जो रहे हैं, मौजूदा आसम मुनीर साहब, हाफिज आसम मुनीर, ये कहते मेरे पास आए थे और इन्होंने मुझे कहा था जनाब इससे बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ रहा है। वो तकरीर नहीं है, वो तकरीर जो है ना वो और है। वो तकरीर वो जो बाबा रहमती वाली थी इसकी, कि जनाब एक रहमती बाबा होता है, बाबा रहमती होता है, लोग उसके पास जाते हैं, वो मसाइल हल करता है, लोग सच बोलते हैं। मैं वो बाबा रहमती हूँ, नया बना था ये चीफ जैसे 2016 में दिसंबर में ये बना है, और वो भी दिसंबर में ही बने थे DGMI मिलिट्री इंटेलिजेंस। वो आए इनके पास, ये खुद बता रहे हैं एक साहब को कि ना वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा जनाब इससे तो बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ रहा है, तो लग ये रहा है कि ये मेरी अपनी बात है कि लग रहा है कि जनाब फ़ौज मार्शल लगाना चाहती है और अदलिया मज़ाहमत कर रही है, तो मैं आपको एक स्क्रिप्ट देते हैं, आप ना वो एक बयान रिकॉर्ड करवा दें। भाई साहब तैयार हो गए, ठीक है ले आओ मैं रिकॉर्ड करवा देना। यानी ये कह रहे हैं ना इंडिपेंडेंट अदलिया, ठीक है ना, हम चुन चुन के हीरे ला रहे हैं मुतहदा अदलिया सुप्रीम कोर्ट में, ताकि आइंदा जो इंडिपेंडेंट अदलिया का जो तस्वर है उसको तकवीत मिले। यही कहा करते थे जब नीचे से बंदों को लेके आते थे। अच्छा, फिर ये हुआ कि वो साहब जो हैं वो कैमरे माइक लेके पहुंच गए स्क्रिप्ट लेके, अच्छा, इनके पास। फिर इन्होंने रजिस्ट्रार या किसी को बुला लिया और लोगों को बुला लिया। तो अब ये कह रहे हैं मुझे आगा ने बचा लिया, आगा पता नहीं कौन है, आगा ने मुझे बचा लिया। फिर उन्होंने कहा कि जब वो जो तकरीर है ना इसी तरह की एक तकरीर हम और कर देंगे, ये तासर ज़ायल कर देंगे, बयान रिकॉर्ड ना करवाएं। इस तरह की सूरत हाल में जो आप तवक्को कर रहे हैं आप कि वो लगाए हुए बूटे, उनके एतवार में जो लगे हुए बूटे थे जो एक ख़ास माइंड सेट के साथ आए थे, तो फिर आप क्या तवक्को करेंगे कि आइन और कानून की बालादस्ती और ये जो कहने के लिए तो ये बातें बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी बातें हैं, लेकिन अमलन क्या आइन और कानून की अमलदारी पे जजेस जो हैं, आप ही ने कल विलाग किया हुआ है, मैंने वैसे किया है, मोहसन क्या निसाब वाला जो FI और IB वालों को बुला के जनाब ये वो फॉरवर्ड मैसेजेस थे कि जनाब पता करें ये कौन है कवायब। जज के पास ये क्या जज कर सकता है ऐसे ऑफिशियली, और ना ही उनके पास ये इख्तियार है कि जनाब मेरे और आपके कवायफ जो है वो ढूंढ के लोगों को देते फिरें। ये तो जो कंपनियां हैं वो भी नहीं दे सकती, पाबंदी है, हमारा राइट है सीक्रेसी का। ठीक, अगर शिकायत कंप्लेंट दर्ज होती है फिर कर लें जो करना है। अब वो कह रहे हैं सेक्टर कमांडर को बुलाऊंगा, फलां को बुलाऊंगा, बुला लें, ठीक है। ये एक बंदा हुआ है जो गायब हुआ है, वो कैसे गायब हुआ है ये पता चलना चाहिए। वो कुछ लोग तो ऐसी बातें भी कर रहे हैं जनाब, यहाँ खुद भी लोग गायब हो जाते हैं, ये हमारे वज़ीर इत्तलात और इस तरह कुछ लोगों ने बातें की हुई हैं, उनके हवाले से नहीं, वैसे उन्होंने जनरल बातें की है। कुछ लोग खुद भी गायब हो जाते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं, वो डंकी लगा कर जो चले जाते हैं, इस तरह अल्लाह रहम करे। उस बंदे के जो मोबाइल की लोकेशन है वो इस्लामाबाद की आई है, नहीं मुराद सईद साहब के हल्के की आई है। हाँ, आज पुलिस ने रिपोर्ट दी है मेरे ख्याल। जी जी, आज अब देखने वाली ये बात है कि आइन का आर्टिकल जो सईद के हल्के में जो जाए वो जिंदा नहीं रहता। आइन का आर्टिकल 199 जो है वो उसी के तहत कार्रवाई हो रही है ना जी, हफ्से भेजा की, यानी कि कानून की अमलदारी की बात है, रिट जुडिक्शन, कि कानून पर अमल नहीं हो रहा, अमलदारी यकीनी बनाए, हुक्म जारी करें, कानून पे अमल हो जाए। उसके अंदर लिखा हुआ है कि फौज से मुतल्लिका मामलात पे ये 199 का इख्तियार इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन वो ISI फौज नहीं है। सुन लेना फौज, सुन नहीं, ये डिक्लेयर हो चुका है जो आप कह रहे हैं। ये वो यहाँ जो था ना नजम सेठी वाले केस में ये डिक्लेयर कर चुके हुए हैं कि उनके खिलाफ जो है वो
ISI के खिलाफ चल हो सकती है, लेकिन जो तलबी है, जो उसके अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो तो जिनको बुलाने की बात की है सेक्टर कमांडर IG इनके और ISI और MI दोनों के और IB के डायरेक्टर को जो बुलाया है, IB के डायरेक्टर चलो सिविल बिल्कुल अलग मामला है, उनको अगर आपने किसी सिपाही को भी, जवान को भी समन करना हो तो यूनिट को लिखना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं समन कर सकते अदालत। मसला ये सुन ले ये तो ISI में सब ठीक है, सुन ले IS में सर्व कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो वर्दी पहन के करते हैं, वो वर्दी में होते हैं, उस वक्त वो फौज के भी मुलाजम होते हैं यक वक्त, डेपुटेशन। ठीक है ना। सुन ले चलो कर लें, चलो ये भी आपकी बात कर लें, MI वाले के तो चलो फिर हो गया ना। वो कहेंगे जनाब मैं क्योंकि सर्विंग ब्रिगेडियर हूँ, मैंने अपने आला हकाम को लिख के भेज दिया, मैं उनसे परमिशन ले रहा हूँ, अगली पेशी पे हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है ऐसा ना हो। फिर वो जब आएंगे, फिर अटॉर्नी जनरल साहब जिस वक्त कह रहे हैं कि जनाब हम ये आ जाएंगे 1-2 दिन तक, हो सकता है उस तारीख तक आ ही जाए, इनकी तलबी की ज़रूरत नहीं, अल्लाह करे कि आ जाए। फिर उस वक्त तो मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल साहब ये कहेंगे कि जनाब इंतज़ार कर लें, ऊपर से जब हाई कमान से इजाज़त मिलेगी, नोटिसों की तमील होगी, हमने वज़ारत दिफा के ज़रिए नोटिस भेज दिए हैं, ये क्या कर दिया है, तो फिर आप इंतज़ार कर लें। तो फिर 199 के तहत कैसे कार्रवाई होगी? आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये भी कहा है ना कि अभी ये मामला अगवास लापता से ज़्यादा हो गया, उस वो लापता होना रेलेवेंट नहीं रहा, किसने उठाया है, क्योंकि वो फिर अगर वो बाजियाब हो भी जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि जज साहब जो मामले को जाने देंगे, वो बुलाएंगे फिर। सर पहले भी उन्होंने कहा था, लेकिन अटॉर्नी जनरल के आने के बाद मामला ठीक, मैं तो आज की बात करूँ, होना चाहिए। सर इजाज़त दे तो 2 जुमलों का जवाब दे दूँ जी, दे दे। जी शुक्रिया आपका। सईद भाई, आपने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, एक तो वो जो ड्राइंग रूम की परली तरफ लाउंज से आवाज़ें आई थी, तो आपने कहा था कि ग़ालिबन ज़मीर जाग गया था, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि एक ख़ास सतह के बाद ज़मीर जागा नहीं करता। और हाँ, दूसरा जो आपने फरमाया ना कि वो अपना ये कह रहे हैं कि मेरा इसमें किरदार नहीं है, तो उसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किरदार तो तारीख़ में महफूज हो चुका है, हम और आने वाले जो है ना वो किरदार नहीं पूछेंगे, वो बद किरदारी पूछेंगे। सोए हुए ज़मीर तो जाग सकते हैं, मुर्दा ज़मीर नहीं जाग सकते, यूँ आसानी से ये भी कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ये सारा जो झगड़ा है कि फ़ौज और अदलिया ने मिलकर गठजोड़ था, 2014 में लंदन प्लान बना, फिर अदालत के ज़रिए क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई, शर्मनाक सा रोल जो रहा हमारी अदलिया का। असल जो मुजरिम है, अगर उनको नहीं पकड़ेंगे तो ये एक एक चीज़ों से पिक एंड चूज़ करके ये फिर इसी तरह से चलता रहेगा। हो सकता है कोई शायर बाजियाब हो जाए किसी दिन कोई और छोटा मोटा मसला हल हो जाए। असल मसले की जो जड़ है वो उस पर हमें जाना पड़ेगा। जो असल जो ये प्रोजेक्ट इमरान खान लाने वाले लोग थे, और प्रोजेक्ट इमरान खान भी क्या, प्रोजेक्ट इमरान खान तो एक सामने चीज़ है, असल मसला तो जो सियासी जमातें थी जो बुरी लग रही थी उन्हें, उनकी आवाम में जड़ें उन्हें बुरी लग रही थी और उनको वो कट टू साइज़ करना चाहते थे, उन्हें उनकी औकात में लाना चाहते थे, उनको पकड़ना होगा। और अगर हम उनको नहीं पकड़ेंगे तो ये सारी बेकार एक्सरसाइज कि वो एक जज के ख़िलाफ़ एक मरतबा बयान दे दें, वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं हमारे सियासी लीडर, कुछ अरसे के लिए रुक जाते हैं, अच्छा नहीं जजों के ख़िलाफ़ भी नहीं बात करनी, फिर उन्हें याद आता है कि अच्छा नहीं एक जर्नल के ख़िलाफ़ ज़हीरुल इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल लेते हैं और एक जज का नाम ले दें। इन चीज़ों से कोई हासिल वसूल नहीं होना है। अगर बाजवा साहब की जो आप बातें कर रहे थे, बाजवा का कैरेक्टर है क्या? वो आखिरी वक्त तक डबल ट्रिपल गेम्स खेलकर अपने मुफादात के लिए आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए, वो अवामी मैंडेट की खिलाफ वर्जी करते हुए जो कुछ वो कर रहे थे जनरल बाजवा, वो हम उस पर कुछ भी करने को तैयार नहीं है। इसी तरह जनरल फैज़ हमीद जो हैं, उनका केस अभी तक थोड़ा सा वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो अपनी तरफ से क्लीन चिट दे चुके हुए हैं। तो बड़ा सिंपल सा ये केस है। अगर सियासी जमातें स्टैंड लें पार्लियामेंट में जो मौजूद हैं, अच्छा अगर नहीं लेंगे तो वही हशर होगा जो आज इससे पिछले वाली पार्टी का हो रहा है। तो ये 4 माह बाद, 6 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद यही हशर हो रहा होगा, क्योंकि किसी ने पहले वालों को, ये बुरा हशर करने वालों का एहतसाब नहीं किया, किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया है, किसी को इंसाफ के कटहरे में लाके खड़ा नहीं किया है। तो फिर आइंदा वाले भी उसी तरह से करते रहेंगे। हमने तो एक रिवायत बना ली ना, हाँ अपने अपनी पसंद के एक जनरल जिसके बारे में हमने सोचा ज़हीरुल इस्लाम का नाम ले दें। ज़हीरुल इस्लाम क्या था?
ज़हीरुल इस्लाम वही था ना, जब उसकी टेप सुनाई थी नवाज शरीफ साहब ने, तो राहिल शरीफ ने सामने बैठकर कहा कि ये तुमने मुझे बता, ये तुम्हारी आवाज़ है? उसने कहा हाँ जी। ये तुमने मुझे बताकर किया था? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने बड़ा सख्त एक्शन लिया, उन्होंने कहा यू मे गो, और मुशाहिदुल्लाह खान और वो को चले निकाल गए। निकाल दिया और मुशाहिदुल्लाह को फारिग कर दिया। उसको कहा कि यूं में को। ठीक है? तो इस तरह के कैरेक्टर के साथ हमारी सियासी जमातों को फैसला करना होगा कि हमने ये रोना धोना ही जारी रखना है, हमें ये नोहे जो हम बैठे पढ़ रहे हैं अपने ऊपर, और उन सियासतदानों के बारे में नहीं है, उन सियासतदानों को तो 3 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद फिर हुकूमत मिल जाती है। ये नोहे हमारे हैं, ये 25 करोड़ लोगों के हैं जो रो रहे हैं, जिसके 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल के एज में जाने वाले जो बच्चे हैं वो स्कूलों में नहीं जा सकते, जहाँ बेरोज़गारी की शरह बढ़ रही है, जहाँ इन्फ्लेशन की शरह आसमान को छू रही है, जहाँ रोटी पे हम बड़ा फ़ख्र से नारे लगाते हैं कि 18 रुपये से 17 कर दी और 12 कर दी। और ये किसने किया सारा कुछ? कोई उनको पूछेगा? सिर्फ अब जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा के आज मेरी बारी आ गई, कल तुम्हारी बारी आ गई, हम इस तरह से चलते रहेंगे। बड़ा सिंपल सा हल है, जिन लोगों ने ये एक मिसाल बनानी है ना, तो फिर वो खोसा हो, वो गुलजार हो, वो साकिब निसार हो, कोई भी हो, जिसने गलत काम किया उन सबको पकड़कर इंसाफ के कटहरे में खड़ा करें। ये क्या बात हुई कि 50 साल के बाद एक रेफरेंस भेज देंगे अदालत में, जब वो सारे मर मुड़ चुके होंगे, वो जैसे वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं हम, नहीं जो जनरल साहब थे हमारे आर्मी चीफ असलम बेग साहब, जैसे हमारी अदालतें इंतजार कर रही हैं। हर इंसान ने इस दुनिया से जाना, अल्लाह उन्हें उम्र खिज़र अता करे कि जब वो फौत हो जाएंगे फिर एक दिन किसी दिन एक ऑर्डर इशू हो जाएगा अदालत से। उस वक्त तक सोए पड़े हैं सारे, अंधे बहरे गूंगे हैं, उन्हें नजर नहीं आ रहा क्या करना है। फरवरी 93 में ऑर्डर आए हुए हैं उनके खिलाफ। तौहीन अदालत में बुलाया गया था, वो गए और वो राजहंस की चाल चलते बाहर। आज बड़ा उछल रहे हैं, हाजिर सर्विस सेक्टर कमांडर और उसके बारे में बातें हो रही हैं, और वो रिटायर्ड फौजी जिसके बारे में हुकूमत वो अदालत की तरफ से ऑर्डर्स आए हुए हैं, कोई चू नहीं करता, बोलता नहीं है कि उसको बुलाकर पूछें क्या वो यही खराबियों की जड़ नहीं थे? उन्होंने खुद कहा हुआ है कि हाँ हमने पैसे दिए, और वो बड़े फख्र से और गुस्से से कहते थे कोई किसी में हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा के दिखाए। तो ये अगर ये उसके बाद वाला तौहीन अदालत का नोटिस हुआ, जुल्ला साहब थे मेरे ख्याल हाँ, जी वो उन्होंने जाके असलम बेग ने कहा हाँ मैं क्या, हाँ कहा, ये मैंने कहा, तो सब हैरान थे। हम सोच रहे थे कि जनाब ये कुछ ना कुछ अब ऑर्डर होगा, ताबरखास्त अदालत की सज़ा होनी है, क्योंकि वो तो मान रहे हैं कि मैं हाँ मैं क्या, हाँ ये मेरा मुझे क्या कि मैंने वसीम सज्जाद को भेजा, ये कहा, हाँ सारा कुछ कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 3-4 सिर्फ ये हुआ सिर्फ कि 3-4 लोग जिम्मेदार हैं। एजाज सैयद को 3-4 धक्के पड़ गए। नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, ये 4-5 लोग जो है ना, जो अपने आप को जमहूरियत का दावेदार कहते हैं, सिर्फ ये लोग जिम्मेदार हैं। अगर ये ठीक करना चाहेंगे तो ये होगा, वरना हम इसी तरह की कहानियां सुनाते रहेंगे। वैसे सर आप माशाल्लाह आपने कमाल किया सर, आपने इतनी खूबसूरत बातें। जी सर, जिसको मैं प्यार में कहता हूँ शकील खान, वो मुझे पता है उनका नाम। मैंने कहा कि जरा नहीं वो मैंने पता है इस बात का जवाब आपसे चाह रहे हैं कि लेकिन तुसी ना जरा सियासतदान जो है वो आन देर ओन ये कर सकते हैं, अवाम जो है वो बैठे जो है ना धूप सेकते रहें। और सर नूरुल्लाह साहब से माजरत के साथ मैं इनकी बातों से बड़ा खुश हो रहा था कि आज नूरुल्लाह साहब ने कमाल कर दिया, लेकिन आखिर पे फिर वही बात मलबा गिरा दिया सियासतदानों पे। जब इन्होंने नाम लेना शुरू किए तो मैं सोच रहा था कि अभी ये वो नाम भी लेंगे जो मियां नवाज शरीफ ने नाम नहीं लिए थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं लिए। लेकिन खूबसूरती मुझे ये लगी कि आज बैठक का आगाज़ वजाहत साहब ने प्रोजेक्ट इमरान से स्टार्ट किया, और चौधरी साहब ने बताया कि किस तरह से लोगों को प्लांट किया गया, स्पेशली अदलिया में। तो एक तो इसमें गुजारिश ये है कि सर वो जो मुनीब अख्तर साहब को जब लाया गया था तो उनसे सीनियर जो जजेस हैं वो आज भी सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इवन के आज के जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के वो भी उनसे सीनियर थे, और जो इस वक्त सीनियर प्यूनियर जज हैं वो भी उनसे सीनियर हैं, यानी उनका भी नाम कंसीडर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनको लेके जाना है। अब अंदाज़ा लगाएं कि उनसे जूनियर जज जो है वो उनका चीफ जस्टिस बनेगा, और सिर्फ अदलिया में नहीं बाकी भी इदारों में हुआ है। अभी ये हमें जो नज़र आ रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देख लें, इवन के लाहौर हाई कोर्ट या बाकी जुडिशरी में, ये प्रोजेक्ट इमरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही, और हम यहाँ पे सोच ये रहे हैं कि प्रोजेक्ट इमरान को लाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई का आगाज़ करता है तो सर उसको वहीं पे रोक दिया जाता है, कई हडल्स पैदा कर दी जाती हैं। हमारे 6 जज बाकायदा ख़त लिख के जो है वो एहतजाज करना शुरू कर देते हैं कि जी ये मुदाखलत कर देगी। हालांकि जिस मुदाखलत का जिक्र किया जा रहा है वो तो उमर अता बंदियाल साहब के दौर में की गई, उनका कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन चूंकि हमने काजी फायज़ ईसा साहब को टारगेट करना है, इसलिए सिर्फ काजी साहब का नाम लेके ये सारा कुछ जो है वो किया जा रहा है।
तो ये सब कुछ बाकायदा एक एजेंडे के तहत हो रहा है। वो एजेंडा जो 2014 में जिसका आगाज़ किया गया, बाकायदा तौर पे धरने दिए गए और इस मुल्क पे प्रोजेक्ट इमरान को मुसल्लत करने वालों ने अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए एक मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश की। एक चलते हुए मुल्क को जो है वो गहरी खाई में धकेल दिया मेरा गया। ख्याल थोड़ा यार रिपीट कर देना गल, क्योंकि रजी साहब सो गए सी ते उन्होंने फिर पता नहीं चलना की गल हो रही सी। सर मैं जमहूरी निज़ाम के खिलाफ सर बिल्कुल जमहूरी निज़ाम और पनामा लीग की उसमें थी और डॉन लीग की उसमें कि बंदियाल साहब के दौर से ये खतों खताबत वाला मामला है। ये तो मई 2023 9 मई से शुरू होता है वाकया, जब ये गिरफ्तार होते हैं और मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं टैरियन केस दा फैसला आज ही सुनाओ, ठीक है ना, चलो उसको छोड़ दें। जब ये 2 जज साहबान जो है ना, उनके नाम भी मैं ले लेता हूँ, ये तारक महमूद जहांगीरी साहब, उनका भी घर के अंदर वो लाइटें सेटों के अंदर कैमरे शैमरे वाला, और अरबाब मोहम्मद ताहर साहब वो बलूचिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पर उनके साथ सेक्टर कमांडर वगैरह ये मुलाकातें ये बंदियाल साहब को बताते हैं। बंदियाल साहब जो हैं ये कहते हैं मैं इसको हल करता हूँ, और हल ये करते हैं कि जो मिनिस्टर्स इनक्लेव है वहाँ पे फैसल नसीर, मेजर जनरल, DG, CISI वो जाते हैं, दोनों जजेस वहाँ जाते हैं। अच्छा, जी सर, ग्रीवियंस अपना कमाल हो गया सर। चल के जाते हैं। सर वहाँ मुलाकात होती है ना, मुलाकात अरेंज करवाता है कोई बंदा जो भी करवाता है, अच्छा, और वहाँ पे सारे गिले शिकवे दूर हो जाते। मेरा ख्याल है ये मामला सेटल हो गया हुआ था। अच्छा। और बंदियाल साहब की मुदाखलत से ही सेटल हुआ था। 2 जजों की हद तक मैं बात करूँ, जिनके बारे में था, जिनको ज़्यादा गिला था, तो उनकी हद तक मेरा ख्याल मामला। उसके बाद फिर ख़त लिखना ये मेरी समझ से बाहर है। वो पता नहीं जो शकील ने बात की है, नहीं उसके बाद खत लिखने की खत के बाद जिन्होंने टाइमिंग है ना, टाइमिंग वही ना। नहीं वो मैं यही कह रहा हूँ ना, मुझे उससे आगे जो बात है वो मेरा ख्याल शकील जो बात कर रहे हैं, नहीं वो उल्फत साहब वही बात। अच्छा उल्फत साहब, बहुत शुक्रिया। वैसे एक आज मैं बड़ा इंजॉय कर रहा था, बड़ा सुन रहा था कि कैसे आप एक सीरियस गुफ्तगू को आके प्रोजेक्ट इमरान खान के साथ अटैच करके अपनी पूरी गुफ्तगू को इररेलेवेंट कर देते हैं। ठीक है यार देखिए, जवाब जब जस्टिस कयूम साहब आप वैसे को कॉल्स जा रही थी, जब जस्टिस कयूम साहब को कॉल्स जा रही थी, उस वक्त प्रोजेक्ट इमरान खान नहीं था। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, सुबह एक पेशी सिंध हाई कोर्ट में, दोपहर की लाहौर हाई कोर्ट में और शाम की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती थी, उस वक्त प्रोजेक्ट इमरान खान नहीं था। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब को 3 साल के लिए स्याह सफ़ेद का मालिक बनाया जा रहा था, उस वक्त भी प्रोजेक्ट इमरान खान नहीं था। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को एक डिक्टेटर के हुक्म पर, कहने पर तख्तेदार पर लटका दिया गया था, उस वक्त भी प्रोजेक्ट इमरान खान नहीं था। सर किस तरह हो सकता है? सर गुफ्तगू ये होनी चाहिए। मैं यही आपसे कह, आप देखें, आप अपने आप को 2.5-3 साल के दौर से आगे ले जाने के लिए तैयार ही हम नहीं, तो क्योंकि 75 आपकी साल की बात करते गुफ्तगू हैं। देखिए, आपका इनर उस वक्त तक सेटिस्फाइड ही नहीं होता जब तक आप चीज़ को इमरान खान से लिंक ना करें। आपकी गुफ्तगू, आपको मज़ा ही नहीं आता उस वक्त तक। देखिए, इमरान खान या कोई और जिसने गलत किया है, गलत है, और उसका खमियाजा एक आम आदमी भुगतता है। सर इनमें से किसी को भी कुछ नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब को क्या होना है, इमरान खान को क्या होना है, आसिफ जरदारी साहब को क्या होना है? गरीब के घर में रोटी नहीं है सर। और इसी तरह की अगर लड़ाइयाँ लड़ी जाती रहेंगी तो इनके नतायज फिर अच्छे नहीं निकलते। आईने पाकिस्तान, मैं हमेशा सर एक बात दरख्वास्त करता हूँ, और मैं शायद उस अपने लिए भी निकलने का रास्ता यहीं से निकालता हूँ कि आईने पाकिस्तान की बेहतरीन दस्तावेज़ हमारे पास मौजूद है। हर एक का अपनी अपनी डोमेन है। न किसी को किसी के मामलात बैठ के सेटल करवाने चाहिए, न किसी को गलत ख़त लिखना चाहिए, न झूठे इल्ज़ामात लगने चाहिए। अगर एक बंदे को देखें, मामला शुरू हुआ जहाँ से सर ने बात की, लेकिन हम उसको कहीं से कहीं ले गए। एक शायर अहमद फराद साहब, नहीं खत तो पहले का लिखा होगा। खत तो पहले का लिखा, लेकिन आपने जो शुरू की हमारी बात कि अहमद फराद साहब का मामला क्या होगा, उनको बुला लिया मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। मेरे ख्याल में मेरी ज़ाती राय है कि इसकी नशरियात पब्लिक नहीं होनी चाहिए, इन कैमरा सेशन होना चाहिए। पूछना चाहिए, एक बंदा है, पाकिस्तानी है, शायर है, पढ़ा लिखा है, सहाफ़ी है, उसको बाजियाब होना चाहिए।
रियासत के जितने भी इदारे हैं वो जवाबदेह हैं कि भाई वो शहरी है और दारुल खिलाफत से लापता हुआ है, उसको बाजियाब होना जाना चाहिए। मेरे ख्याल में इस पे हमें जोर देना चाहिए कि हर इदारा अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करे, वो कोई भी है तो बेहतर रहेगा। एक मिनट जवाब दे लें जी। आपने हर जवाब जरूर देना जी मैं मुझे मेहरबानी मैं गुस्से में नहीं होता मेरे भाई, मैं कोई रिजवान रजी हूँ। नहीं आप टेक लगाइए। आप जिस तरह से देख रहे थे ना उल्फत भाई को, तो जिन नजरों से देख रहे थे वो मुझे आपने उन नजरों में उल्फत नहीं देखी। अच्छा, हमसे ये उल्फत नहीं देखी जाती। भाई उल्फत जो है ना वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे, मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने आज हमारी तारीख के बाद बहुत अहम संगे मील वो दोहराए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उससे पहले फातिमा जिन्ना, अयूब खान, ग़ुलाम मोहम्मद, लियाकत अली, चलते जाते हैं। देखिए, आपको आपका हक है कि अगर आपको प्रोजेक्ट इमरान का जिक्र करने पे कोफ्त होती है या आप अनईजी होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, ये आपका हक है, शहरी हक है। हमारा मसला कुछ और है। एक ट्रेन है एक्सप्रेस जिसे नूरुल्लाह या मैं उसके सामने खड़े होकर रोक नहीं सकते। वो 75 साल से वो 12 दिसंबर 1949 स्वाय गालबन मेरे बड़े भाई रिजवान के किसी को ना याद हो कि 12 दिसंबर 1949 को क्या हुआ था। पाकिस्तान आर्मी चीफ डेजिग्नेट का जहाज गिरा था जुंगशाही के पास। उस वक्त से वो एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो हमें रोनती ही गुजर रही है। उसमें एक स्टेशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आता है, उसमें एक स्टेशन बेनज़ीर भुट्टो का आता है। चूँकि ये लेटेस्ट स्टेशन है, चूँकि अभी उस स्टेशन पे खड़े मुसाफिरों ने तय भी नहीं किया कि वो ट्रेन में हमारे साथ हैं या ट्रेन चलाने वालों के साथ हैं, इसलिए प्रोजेक्ट इमरान पे इशू होता है। प्रोजेक्ट इमरान में जो हमें फौरी इमीडिएट हमारा कंसर्न है वो ये है कि हमें मालूम नहीं है, हम तो ताज़ा वारदात की बात करते कि हैं वो आइन के साथ खड़े हैं या आइन के खिलाफ मुदाखलत चाहते हैं। वो नहीं खुल के कह रहे हैं। वो खुल के कह रहे हैं। दैट इज व्हाई हम हमारा मसला ये है। वाकया फार्म 47 है सर। नहीं ताज़ा कुछ नहीं होता। आप अपनी दफा घूम के गए हैं 90 तक, मैं 49 तक जा रहा हूँ। चले रजी साहब ताज़ा वाकया ये है फॉर्म 47 नहीं, उसके बाद का वाकया है कि मैंने चोरों के साथ नहीं बैठना, मैंने आर्मी चीफ को खत लिखना है और तहरीक चला रहे हैं आइन की बालादस्ती के लिए, पता नहीं क्या नाम तफज़े आइन। कल तो अगर सईद चौधरी अगर 3 साल ये बात करने के बाद इमरान खान साहब कह सकते हैं कि 35 पंक्चर एक सियासी बयान था, और अगर मौलाना फजलुर रहमान खुद से सलाहुल अजीज फरमा सकते हैं कि यहूदी एजेंट कहना है, ये कहा कि वो एक ये बहुत बड़ी मौलाना ने डिनाई जारी किया भाई, हाथ जोड़ के डिनाई जारी किया। मैंने नहीं कहा। फुटेज जिन टीवी चैनल सुनाई दी ना कि मैं ये सियासी बयान है, बाकायदा फुटेज उन्होंने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सवाल था क्या वो सियासी बयान था, मौलाना का नहीं, ये अनवान है मेरा, यहूदी एजेंट और अमेरिकी एजेंट, इनकी तहकीक होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ मेरा बयानिया है ये। अगर मुझे मैं सवाल करूँ आपसे सईद भाई कि ज़रा मुझे बताइए कि उन्वान यहाँ पे किन मानों में इस्तेमाल किया मौलाना ने? मौलाना कहते उन्हीं मानों में, वो कहते तहकीक का मुतालबा कर रहे हैं। चले वो करते हैं। देखिए उसके बाद मेरी इस पर बात हुई है मौलाना के अपने लोगों से। अच्छा मेरी देखिए, हाँ, मौलाना साहब ने नहीं मैं सिर्फ एक जुमला गल करके यहूदी भी बारी नहीं आई। मौलाना साहब ने वही कहा है जो इमरान खान ने कहा था मेरा सियासी बयान है। अच्छा जुमला उसके वो मदरसे के पड़े हुए ज़बान इस्तेमाल करना। अब मेरी बात देखिए, बात ये है कि सहाफ़त का ये बुनियादी असूल है कि अगर मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वजाहत मसूद साहब का, और वजाहत मसूद साहब ये कहें कि मेरे इस फ़िक्रे का ये मतलब है, ये नहीं है, तो सहाफ़त जो है वो इस बात का तकाजा करती है ईमानदारी कि मैं वो मतलब लूँगा जो वजाहत साहब कहेंगे, जो उन्होंने कहा। मुझे कोई हक, अगर वो एक फ़िक्रा
एक लफ्ज़ कहें कि मेरी हाँ से मुराद इसमें ना ली जाए, तो मैं उसकी उनकी हाँ से मुराद ना ही लूँगा, क्योंकि उन्होंने अपनी तजिया तो कर सकते हैं, लेकिन ये तो रिपोर्ट करने की बात उन्होंने अपनी जुबान से कहा, ये रिपोर्टिंग हुई है, ये मिस रिपोर्टिंग हुई है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि पीटीआई ने हर मौके के लिए, हर मौजू के लिए बहुत बड़ी बड़ी इनकी फाइनेंसिंग है, बैरून मुल्क बड़े जरखेज़ दिमाग बिठाए हुए हैं। इन्होंने हर मौजू के ऊपर 2 नंबरी तैयार की होती है। ये जो लंदन प्लान लेके आया इमरान खान, लंदन प्लान, अगले ने असली प्लान काट के मारा ही ऐ पे आई मामा लंदन प्लान। असल प्लान तो ऐसी इमरान खान साहब क्या कर रहे थे, लंदन प्लान कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो गई, और लम्हा मौजूद है जी, लम्हा मौजूद में जो जुर्म कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। यानी मेरे खिलाफ साजिश हुई। आसम मुनीर साहब लाहौर से पिंडी से उठे और लंदन में जाके नवाज शरीफ से मिले और मेरे खिलाफ साजिश होगी, लंदन प्लान बन गया। यार एक दिन पहले साजिश याद है कि हमारे एक दोस्त है नूरुल्लाह साहब, आई लव हिम, ठीक है ना? वैसे अब मुझे वैसे इशारा करें ना ना ना, चलो ठीक है छोड़ दो। तो वो गलत लोगों को उन्होंने गलत तैयार बातें किया। बताया। देखिए बात ये है कि जब तक हम तेरा सच मेरा सच करते रहेंगे ना, और पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे, और बदकिस्मती से सोशल मीडिया इस्तेमाल करके, और अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कब्जा करके, पीटीआई ने तेरा मेरा का इतनी गहरी खलीज कर दी कि इस खलीज के अंदर ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या आप जो हैं वो खान के चीते हैं या फिर आप लिफाफा पटवारी हैं। इसके अलावा सहाफ़त के अंदर और कुछ बचा ही नहीं है। आप कोई भी किसी भी जगह पे न्यूट्रल स्टांस लेने की कोशिश करेंगे, वो आपको गालियां दे के घर तक छोड़ के आएंगे, और बड़े फ़ख्र के साथ बताते हैं कि हमने 25-25 हज़ार के ऊपर केपी में इन्फ्लुएंसर भर्ती किए हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे इन्फ्लुएंसर जो है मुझे और सईद चौधरी को रोज़ाना बैठ के सुबह से शाम तक गालियां बकते हैं, और इसमें शर्मिंदा कोई नहीं होता। अब आप देखिए ना, वो जिनको वो जो है सच बोलते हैं वो बात करें, वो जो मार पड़ी है जिनको, ताने के तौर पे इस्तेमाल, हाँ, राज सच बोलने वालों को गाली। और जिनको मार नहीं पड़ी रऊफ हसन साहब को। अब रऊफ हसन साहब से उनके अपने पसंदीदा एंकर ने पूछा कि मौलाना से अपना डीजल से मौलाना का सफर कैसे लगा, क्या जवाब था उनके पास? कोई जवाब नहीं था ना उनके पास। आए बाएं लेकिन ये ठीक है, मौलाना का सफर नहीं है, डीजल से अर्के गुलाब। अच्छा अब वो कह रहे वो हैं इस तरह का कोई सवाल पूछा। डीजल से हाँ, अब जो सफर है ये कभी वो कहते थे मौलाना फजल रहमान साहब को डीजल कहा करते थे, और बकायदा जलसों में खान साहब जो है वो बकायदा तौर पे नारे लगवाते थे। और आजकल तहरीक इंसाफ का कोई ग्रुप उठा के देख लें, वहाँ पे मौलाना अर्के गुलाब, वो तो चेंज हो गया सारा कुछ, सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। सियासी बयान होते हैं, पेड़ पाड़ना, सियासी बयान, हाँ, अच्छा। अब देखिए बात ये है कि मेरे भाइयों को, मैं तमाम भाइयों को मुखातब कर रहा हूँ, मलिक कयूम साहब तो याद है, लेकिन इन गुनाहगार आंखों ने जस्टिस मुनीर शेख को अन्य वाह जो पीपल्स पार्टी की हमायत करते हुए देखा, उसका कभी तारीख में जिक्र नहीं आया, ठीक है। भाई फाइल पढ़े बगैर ऐसे मारता था वो, नहीं सुन, रिजेक्टेड। बकायदा चौधरी फारूक साहब जो बाद में अटॉर्नी जनरल रहे हैं, हाँ, उनकी बकायदा लड़ाई हो गई थी, तू मैं गालम गलोच। मौके शेख साहब मौके पे कोई मौजूद था, जो मौजूद थे वो भूल गए थे, मैं उनको याद करवा रहा था। फिर उन पे तौहीन अदालत की वो कार्रवाई हुई थी, और फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई जब इनका दूसरा दौर आया ना, हाँ, नवाज शरीफ का, तो वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में बैठ के वो जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की गई ताकि वो दोबारा अटॉर्नी जनरल बन सके। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूंगा, हर एक ने अपनी मर्जी की तारीख याद रखी होती है। मुनीर शेख साहब को बाद में फेडरल टैक्स अम्बड्समैन एलिवेट किया पीपल्स पार्टी ने, अपने साथ जो लॉयल्टीज थी उनके बायस, लेकिन इसका कोई तस्करा नहीं करता। तस्करा सिर्फ मलिक कयूम का होगा, क्योंकि जड़ा फड़िया गया वो चोर, ठीक है ना। मैंने कहा मैं तारीख को दुरुस्त करना मैं सिर्फ ये आपसे अच्छा, वैसे बता by the way, रहा हूं मलिक कि कयूम मैं साहब ने- और आप कैन बी सेलेक्टिव इन आवर चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल्स आर इवेंट्स, बट द नेशन नोज बेटर। जैसे ये हुआ था ना, मैं इमरान शफकत दोनों सुप्रीम कोर्ट के एक जज के पास बैठे गए,
जब ये फैसला आया कि जब तैरता हुआ तब सब नज़र आ रहा है, हाँ तो उन्होंने कोई बात की, एक तरह से पैगाम था। उसके बाद मैं और इमरान शफकत दोनों मलिक क़यूम साहब के घर अकरम रोड पे, जस्टिस अकरम रोड पे उनके घर चले गए। हमने उनसे बात की, यही बात जो वहाँ बताई गई थी वही बात हमने की कि ये अगर हो जाए तो ये हो सकता है, ये फला फला फला। तो उन्होंने कहा कि जो मेरा फ़ैसला है ना, अगर उसमें ख़राबी थी और इनमें जुर्रत थी तो ये फ़ैसला मेरा कलअदम करते, अपील मंजूर करते। अपील मंजूर क्यों नहीं की उन्होंने, रिमांड क्यों किया केस? मलिक क़यूम तो उसके पास तो दलाइल थे, और एक और जज जिनके पास ये पहले लगा था, लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, वो टेप आगे अलग बात है, उन्होंने बाहर भी तो उन्होंने भेजा था ना, एमिन मलिक साहब ने आप दसी कैद से भी तो उन्होंने बचाया था ना। रिटायरमेंट के बाद एक और जज थे जिनके पास ये केस लगा लाहौर हाई कोर्ट में, पहले उनके बेंच में, उन्होंने इनकार कर दिया, सुमा माजरत कर ली कि मैंने नहीं सुनना। जब ये मलिक क़यूम वाला मामला आया ना, वो जज उस वक्त सुप्रीम कोर्ट जा चुके हुए थे, तो मैं उनके पास बैठा था। मैं कहा तुसी तो बड़े टाइम ना निकल गए। उन्होंने कहा देखिया सेहत में किमें निकले हैं, एक केस सजा वाला केस सी। हाँ मलिक क़यूम साहब ने, मैं और इमदाद थे इकट्ठे बराबर, मैं नहीं था लेकिन तूने बताया था उनके दफ्तर में थे ये, जब वो प्रैक्टिस उन्होंने शुरू की तो उन्होंने कहा यार कि यार दरवाज़ा कोई मेरा कमरे का बंद कर देना तो मेरा सांस घुटना शुरू हो जाएगा। तो वो औरत थी, तो मैंने उसको पहले बता दिया था कि यार सजा होने लगी, तू निकल जा। अपना ईसीएल से नाम निकलवाया था। हाँ ईसीएल से नाम निकाल के वो सारा कुछ फिर उन्होंने किया था। इमदाद साहब आप रह गए इस सारे मुद्दे में। मुद्दा बेसिकली ये है कि इस लड़ाई का अंजाम आपको क्या नज़र आ रहा है? जो इमरान खान साहब की हमारे सबके ख्याल में तो कोई मोहब्बत में जज प्रोजेक्ट इमरान खान लड़ रहे हैं, उनके ख्याल में हक सच की लड़ाई लड़ी जा रही है। पाकिस्तान के बहुत से, सुन लें, पाकिस्तान के बहुत से लोग इसको हक सच की लड़ाई समझते हैं ना। उनको लगता है कि जी के मोहसिन अख्तर कियानी साहब हों, अतर मिनल्ला साहब हों, जहांगीरी साहब हों, व्हाट्सएवर जितने भी आप नाम ले लें, वो हक के लिए खड़े हो गए हैं। तो इवन इमरान खान साहब कहते हैं कि जज खड़े हो गए हैं हक के लिए। तो आपको ये देखिए बात ये है कि जो है ना, एक मिनट का सब चीज़ हाँ मैं गुजारिश करता हूँ सर, मिनट का सब जवाब दे देंगे। देखिए अगर तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब अब जज लगे हों, हाँ और उन्होंने अहमद फराद का मुकदमा उठा लिया, हाँ और उन्होंने वो क्या है मुनसिफ हो तो फिर हशर उठा क्यों नहीं देते? हाँ उन्होंने हशर उठा दिया, हाँ और मुझे अच्छा लग रहा है सही कि यार ठीक है, देर से सही वो कर रहे हैं, हाँ। ओके। लेकिन सर इससे पहले कब से लगे मोहसिन अख्तर कियानी साहब? कितना अरसा हुआ है उनको? और बार बार मिसिंग 8 साल बार बार मिसिंग पर्सन्स के मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये कमीशन भी बना हुआ था। भाई कमीशन के सरबराह को जब पीडीएम की पिछली हुकूमत ने हटा दिया था जावेद इकबाल को, तो किसने स्टे दिया था उस पर? इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अतर मिनल्ला साहब सर, अतर मिनल्ला साहब जी सर। बात यह है कि ये नहीं हो सकता कि आपका मूड हो तो आप इंसाफ करें, आपका मूड ना हो तो आप इंसाफ ना करें। आपके फायदे में हो। मैं फायदे की बात नहीं कर रहा, मैं फायदे नफे नुकसान, मैं फायदे और नफे नुकसान की बात नहीं कर रहा सर। जज का मूड नहीं होता, हाँ जज के सामने जो मामला है उसको आइन और कानून के मुताबिक देखें। और मैं बतौर शहरी, बतौर जर्नलिस्ट मैं कहता हूँ चले यार आज से शुरू कर रहे हैं ना, तो फिर ये इसी तरह चले सिलसिला, ब्रेक ना लगाएं कि फिर हाँ फिर बाकी जो कैदी हैं वो कैदी नहीं है, हाँ ठीक है। मतलब हमें पता है कि जी किस चक्कर में बुशरा बीबी जो है वो बनीगाला में थी और किस चक्कर में उनको जेल भेजा गया, हमें पता है। नहीं दस और पिटिशनर की ख्वाहिश में नहीं भेजी गई, हाँ हाँ इसलिए तो गुस्से होकर बैठी है जी, इसीलिए तो नाराज होकर बैठी हुई है। गर्मी बड़ी है अंदर। सर चौधरी साहब आपकी बात करना चाह रहे हैं? नहीं वही मैं बात अच्छा। ये जो बात कर रहे हैं इंसाफ, जो इंसाफ के जो म्यार भेजा गया है। जो म्यार इमरान खान की मर्जी अगर होती है। सुप्रीम कोर्ट एक म्यार सेट कर देती है, सख्त है या नरम है, लचक है या बगैर लचक के है, उस पर कायम रहना चाहिए उसको। पैरामीटर्स इंसाफ के एक ही होने चाहिए। अब पनामा कामा वाला जो है, वहाँ जो पैरामीटर सेट किए सुप्रीम कोर्ट ने, वो मेरा ख्याल तक जब शेख रशीद वाला मामला आया है उन्हीं फुटेज पे, उन्हीं बुनियादों पे, तो वो भी ताहजात नैल होंगे। लेकिन उनकी मैं आपको एक और बात बताता हूँ। नवाज शरीफ की ज़बान बंदी हुई कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको
टीवी कवर नहीं करेगा, उनकी खबर नहीं चलेगी, उनकी तस्वीर नहीं चलेगी, अदालत का फैसला। और कुछ जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने गए, पिटीशन डालने की पिटीशन डाली। इतना आसमा आसमा शिराजी, मंसूर अली खान और तूफान बदतमीजी उठाया गया कि जी कि ये कौन होते हैं कहने वाले ये। अच्छा, और फिर अब इमरान खान के टाइम पे कहते हैं कि ज़ाहिर राय की आज़ादी होनी चाहिए। भाई नवाज शरीफ को भी आपने गलत बंद किया था, या तो आपने वो फैसला ख़त्म करे आप। जी अगर वो फैसला मौजूद है, अगर नवाज शरीफ की ज़बानबंदी का फैसला गलत था तो उसको फैसले को ख़त्म करें। हाँ, ऐसे नहीं हो सकता कि आप फैसला भी मौजूद है, नवाज शरीफ का फैसला मौजूद रहेगा, ठीक है, लेकिन इधर जो है रोज़ाना चलेगा टीवी पे। मैं ना उसके हक में था ना इसके हक में हूँ। तो मसला ये है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी अदलिया जो है वो सबसे बड़ी मुजरिम है इस मुल्क की। जी देखिए, चोर तो चोरी करेगा, हाँ, चोर को पुलिस वाला पकड़ ले और जज छोड़ दे। आइन तोड़ने वाला ताले आजमा आइन तो तोड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों उसको बार बार वैलिडेट कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, आज काजी फायसा साहब बिल्कुल बजा तौर पर कह रहे हैं कि हमारी तारीख जो है वो इस तरह की उससे भरी हुई है। और वो किसने कहा था? मंदोखेल साहब ने कहा था कि तस्वीरें हटा दें इन जजों की जिन्होंने तो उन जजों के खिलाफ भी अदलिया को फैसला देना चाहिए। हाँ, वो कहते हैं ना कि जी कि ठीक है, अगर आपने माजी में गलतियां की हैं तो फिर इमरान खान साहब ने रिहा कर दो। सर वो बस गल खत्म हुई। वो इफ्तिखार चौधरी साहब कहा करते थे हाँ, कि उन्होंने कहा जी हमने COD कर लिया है, वो नहीं, हमने माफ़ी मांगी नहीं, आपकी माफ़ी कबूल नहीं है। कहा गया जी आपने भी PCO पे हलफ उठाया था, वो कहते हमने तो अपना काम ठीक कर लिया, हमने तदारुक कर लिया। भाई अपना तदारुक मान लेते हो, दूसरों का नहीं मानते। जी जी, वो जो फैसला था ना फुल कोर्ट का, हाँ, PCO वाला 2007 वाले PCO वाला, उसमें इन्होंने रिपेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अपनी गलतियों में नजरिया ज़रूरत के हवाले से कि उसमें हम माजरत का है, जो भी रिपेंट पछतावा है, जो भी वो उन्होंने इज़हार किया था। अदलिया बाद में उस पर भी कायम नहीं रही। अच्छा, उस पर भी कायम नहीं रही, लेकिन मसला ये है कि PCO के तहत, LFO के तहत हलफ उठाया था इफ्तिखार चौधरी ने एक दफ़ा, ठीक है। वो कहते थे कि जी मैं अब पाक साफ हो गया हूँ, एक बार ना करके। नहीं ऐसा ना कहें, ऐसा करें तो ऐसे लगता है कि आपको भी कोई नहीं ख्वाजा सराफ है। अच्छा एक मिनट, अच्छा थोड़ी सी ना बात अब जरा जजों से निकालते हैं। मैं शुरू करता हूँ। वैसे तो इनका बड़ा अच्छा था मशवरा, वजाद साहब का राय थी कि एक मिनट दें सबको कि अंजाम बताए कि इस सारे जो फसाद का अंजाम क्या होगा, जज रहेंगे या कुछ और होगा। इसका आगाज मेरे से कर ले। हाँ, मैं पकाऊंगा ना। एक मिनट सर। बात यह है कि अंजाम जो है ना, उसके बाद ਅਸੀਂ खुसरे पे भी आना। जी सर। और उसके बाद हमने खुसरों का हमला जो है खुसरों के रूप में आए या वो ख्वाजा सराफ का वो जो भी है। अच्छा देखिए, अच्छा मैं आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसकी मैं वजह बता दूं कि वो हज़रत अमीर खुसरो से जोड़ के खुसरा कहा जाता है, वो बदतमीजी है और इहानत है। उसकी बजाय आप उनको ख्वाजा सरा कहें, चलें ठीक है, जो मुस्तामल लफ्ज़ है। अच्छा मैं सॉरी जी, मैं माफ़ी चाहता हूं। देखिए, ये जो जुडिशल एक्टिविज्म कहें इसको, जो मैंने कहा अपने मूड पर जज बन जाना कहें, इसका फ़ायदा ही होना है। और दूसरा ये कि जो ये कहा जा रहा है ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं आपको बताऊं 2008 से, आपने खुद तारीख देखी है, 2008 से 2013 तक क्या क्या नहीं हुआ था। हुकूमत आते ही तहरीक शुरू हो गई जजिस बहाली की, मियाँ साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, लेकिन पॉलिटिकल जहन थे, सब मसाइल उन्होंने हल किए। और उस वक्त ISI, फ़ौज और अदलिया मिले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद पार्लियामेंट थी और वो 5 साल पार्लियामेंट ने पूरा कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो अगर नीयतें साफ़ हैं तो भी अच्छा निकलेगा, अगर नीयतें साफ़ नहीं है तो उनको नुकसान होगा जो सारा कुछ कर रहे हैं। सर मैं जी, हाँ जी, अच्छा मुझे ये लगता है अंजाम जब भी पाकिस्तान किसी अहम नेगोशिएशन में होता है इंटरनेशनली, और पाकिस्तान में डोमेस्टिक सतह के ऊपर किसी मनसबदार की तरक्की या रिटायरमेंट होती है, तो पाकिस्तान को सियासत की तशन्नुज हो जाती है। ठीक है, और ऐसा पाकिस्तान की तारीख में अक्सर मौके पे होता रहा है। मुझे ये लग रहा है कि 22-23 मई से लेके 12 जून तक ना, ठीक है, और आज कहीं से मैंने तस्दीक भी की है और उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही है, कुछ अहम तकर्रियाँ और तबादले हैं
22 मई से लेके 12 जून तक। 23 जून ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਨਾ। नहीं और 12 जून से लेके 12 मई से लेके 22 मई से लेके 12 जून तक कुछ ओहदों के ऊपर अहम लोगों के तकर्रियाँ और तबादले हैं। जुलाई कर लो, जुलाई छोड़े वैसे नहीं जून मैं अच्छा ठीक चलो है, तो मैं 18 जून तो अगे नहीं जानते मूड ठीक तो लिहाजा सर मुझे लगता है कि ये मैंने पूरा- ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ कौन जा रहा है कौन आ मुझे ये लगता है कि ये जो सियासत की सतह के ऊपर हमें लहरें नज़र आ रही हैं, ये जो ज़ेरे आब वो वाली कसौनमुखी जारी है, ये उसके असरात हैं। सियासत और अदलिया एक ही बात है आजकल, ठीक है। तो इसलिए हाँ वो जज जो हैं वहाँ पे बैठ के वो सियासी बयान नहीं देता, वो सियासी बयान देते हैं बैठ के बस अदलिया करो के अंदर। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ नोटिस आवे ਰਹਿਣ ये- ਦਿਓ। अच्छा शाहजी सर सर गाड़ी ਦਾ ਇੰਜਨ ਨਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ हाँ ਗੱਡੀ ਦਾ, कुछ दिन आराम ਨਾਲ ਚਲਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਦੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਿੰਗ ਪਿਸਟਨ ਨਵੇਂ ਪਏ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਪੁਰਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ adjust ਹੋਣ ਡੇ। ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। यानी कुछ नहीं होना कुछ नहीं होना ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ जरा एवं गड्डी गरम हो। शुक्रिया, 1 मिनट आपने दिया है। नहीं मैंने 30 सेकंड दी क्यों? चलो सर ठीक। इसी में गुजर जाएंगे 30 सेकंड। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 30 सेकंड ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨਾ। अच्छा हाँ एक जुमला तो ये है कि नहर पुराने पहरे पे चल रही है ठीक है और अंजाम इसका वही है जो पीछे माजी में होता आया है। क्योंकि मुझे किसी लेवल पे इस मुल्क को मुआशी तौर पे और आइनी तौर पे और सियासी तौर पे ठीक करने की वो ख्वाहिश नज़र नहीं आ रही, जिसके नतीजे में कौमें जो है वो अपनी गलतियों से सीखती हैं और आगे बढ़ती हैं। सर चलो जो आप- वजाहत साहब ने कहा कि हम सही ट्रैक पर नहीं हैं, इसलिए ये सियासी बयानात हैं। सियासत खेली जाएगी तो सियासत में जो सियासतदान होते हैं उनका तो कुछ भला हो जाएगा, सिस्टम नहीं ठीक होगा। सिस्टम ठीक करने के लिए वो जो सियासत खेल रहे हैं वो सारे खेल रहे हैं, वही जो खेल रहे हैं उन्हीं का भला होगा। चलें। सिस्टम ठीक करने के लिए पार्लियामेंट को स्टैंड लेना पड़ेगा। ओके जी मेरे ख्याल में कानून की किताब पढ़ लेंगे तो एक दिन में मसाइल हल हो जाएंगे। आइन सॉरी माजरत बिल्कुल थैंक यू। ठीक। आइन की किताब पढ़ लेंगे कि मेरा क्या दायरा इख्तियार है, एक दिन में मसाइल हल हो जाएंगे। न ये किसी की ज़िद होनी चाहिए, न ये किसी की अदा होनी चाहिए। ਆਈ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਭਜਵਾ ਦੇਣਾ। कहने ने आइन दी एक कॉपी जेल भिजवा दी। ठीक अच्छी बात है, हर एक को बात है, पढ़ना अच्छी चाहिए। बात वो कोई आसमान से उतरा हुआ थोड़ी है। हाँ सही मेरा यही है कि न ये किसी की हार है न किसी की जीत है। ये 25 करोड़ जिंदा इंसानों का मुल्क है, ये किसी की अना की भीड़ नहीं चलना चाहिए। हाँ सर मैं 100% एग्री करता हूँ सही चॉइस आपके साथ हाँ। कि आने वाले दिनों में हालात जो हैं बेहतर हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल आखिर में एक छोटी सी खबर कौमी यूथ के लिए कि वो मुर्शद के दीदार की तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि 30 मई को मुर्शद का दीदार नहीं हो सकेगा। अच्छा जी चलो अच्छा वो अब हमने बात करनी है कि रऊफ़ सिद्दीकी साहब के साथ रऊफ़ हसन साहब, मैं माफ़ी चाहना रऊफ़ सिद्दीकी मेरे पता नहीं क्यों मुँह निकल रहा। रऊफ़ हसन साहब के साथ जो कुछ हुआ वो हमने गुफ्तगू करनी है, अभी पेंडिंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर बलडोज़ किया गया है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये दो मौज़ूआत जो हैं वो बड़े बर्निंग हैं, इन पर बात करना अगर ना की गई तो मेरा ख्याल है गलत होएगा। क्यों सर तुम ठीक कह रहे हो? तो एक ब्रेक लेते हैं, अब तब तक आप पहली नशिस्त मुलाज़ा फरमाएँ, दूसरी नशिस्त में ये दो मामलात और अगर कोई जहन में आ गया तो वो भी डिस्कस करेंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।